अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और कमरे की लाइट ऑन कर लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि हॉरर स्टोरी सुनने के बाद डर तो लगता है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी अली शेयर कर रहे हैं। अली कहते हैं, हम लोग बेरा के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगा। ये आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने बेरा में एक मोहल्ले में घर लिया। मोहल्ला खासा पुराना था, इलाका भी बहुत पुराना था और जो घर था वो भी बहुत पुराना था। घर ऐसे था कि हम लोगों के घर की एक साइड से तो एक गली गुजरती थी, लेकिन घर की जो दूसरी साइड थी वहां पर एक बंद गली थी। उस गली के आगे भी जो घर थे उनकी भी बैक साइड उस गली की तरफ लगती थी, यानी वो गली मुकम्मल तौर पर बंद थी। बस 2 घरों की लंबाई जितनी लंबी वो गली थी। उस गली के जो बंद हिस्सा था उसके आगे क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा दरख्त भी था कोने पर, जिसकी आधी आधी छांव उस गली में आती थी। कुछ लोग कहते थे इसकी बैक साइड पर कोई बहुत पुराना प्लॉट सा है या ऐसी कोई जगह, कोई ग्राउंड सा है। उस तरह से भी अक्सर आवाजें आया करती थी। हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, अभी मौसम बदल रहा था, गर्मियों की शुरुआत ही थी, लेकिन कमरों में ही सोने का मौसम था। एक रात की बात है, मैं चलता चलता अपने घर की गैलरी से होता हुआ दूसरी मंजिल पर, जैसे छत होता है वहां पर मैं दूसरे फ्लोर पर था, तो मैं छत से उस गली में झांक कर देखने लगा। गली बिल्कुल सुनसान थी, अंधेरे में डूबी हुई थी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट इधर बाहर कोने की तरफ थी और गली बिल्कुल खाली थी। एकदम से एक कुत्ता भागता हुआ आया। कुत्ता उस बंद गली के अंदर जाकर भौंकने लग गया, जैसे उस कुत्ते को कुछ दिखाई दे रहा था। मैं अपनी आंखों से ये सब देख रहा था। अभी 12:30 भी नहीं हुए थे, 12 बजे का टाइम था। गली से एक आध मोटरसाइकिल भी गुजर रहा था। एकदम से जब वो कुत्ता भौंक रहा था तो ऐसे लग रहा जैसे उस कुत्ते को किसी ने पकड़ लिया है। वो कुत्ता चिल्लाने लग गया। उस कुत्ते को किसी ने जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया जमीन के ऊपर। कोई इसको उछाल रहा था, उछाल उछाल कर, जैसे हाथ में पकड़कर धोबी घाट पर धोबी कपड़े को पटकता है, ऐसे उस कुत्ते को कोई पटक रहा था। ये देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे लगा कि शायद किसी मखलूक ने इस कुत्ते को पकड़ लिया है। पता नहीं मुझे क्या सूझी क्या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं भागा भागा सीढ़ियों से नीचे आया, घर से बाहर निकल उस गली की तरफ चला गया। जब मैं उस गली की तरफ अभी गया ही था, उस कुत्ते की आखिरी चीख गूंजी और कुत्ता मर गया। उस कुत्ते को बड़ी बेरहमी से किसी चीज ने पटक पटक कर मारा था। मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल की टॉर्च में जब मैंने देखा, मुझे वहां पर कोई वजूद नजर नहीं आया, लेकिन एक काले रंग का साया था। ऐसा लगा जैसे वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया हो। मेरी जान ही निकल गई। कुत्ता मरा पड़ा था, यहाँ तक कि ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको मरे हुए भी काफी वक्त हो गया, लेकिन आवाजें मेरे आने तक गूंज रही थी। मैं बहुत डर गया। मैं तेजी से अपने घर आया। मैंने घर वालों को बताया। अम्मी अब्बू मुझे डांटने लगे कि तुम वहां पर क्यों गए थे, जब तुम्हें पता है कि इसके ऊपर कोई मखलूक हावी हो गई है, तुम्हारा हक ही नहीं था बनता उधर जाने का। मैंने कहा कि बस वो इस तरह से चिल्ला रहा था कि उसे देखकर मैं डर गया, इसलिए मैं चला गया कि शायद मैं उसे बचा सकूं। उसके बाद कई बार मैं वहां पर जाकर खड़ा होता था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरे दिमाग के ऊपर एक धुन सवार थी कि मैं वहां पर किसी मखलूक को देख लूंगा। घंटों में वहां पर खड़ा रहता। जो ही शाम होती मैं छत के उस कोने में जाकर खड़ा हो जाता। एक रात की बात है, वही 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। मैं वहीं पर जाकर वॉक करता करता उस कोने में खड़ा होकर उस गली में देखने लग गया। टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब पौने 1 बज गए, 1 बज गया। मेरा कमरा भी ऊपर ही था, मैं ऊपर ही सोता था। एकदम से मेरे कानों के साथ
छन छन की आवाज टकराई। ऐसे लगा कि जैसे पाँव में पायल पहने कोई गली में आया हो। दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था, पूरी गली खाली थी। तभी एकदम से वो छन छन की आवाज ऐसे उस दरख्त के करीब जा रही थी। एक वजूद सा वहां पर जाहिर हुआ, जैसे वो गली में ही चलकर आ रहा था, लेकिन जाहिर उस दरख्त के पास हुआ। एक नौजवान लड़की थी, सुर्ख लिबास वाली, मेरे सामने उस दरख्त के पास खड़ी हुई थी। वो मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से देख रहा था कि ये औरत कहाँ से आ गई। इतने में वो जो औरत थी दरख्त के करीब जाकर गायब हो गई। मैं बहुत डर गया, इतना खौफजदा हुआ कि मैं भागकर कमरे में, और मैंने कुंडी लगा दी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। मुझे बहुत सख्त अफसोस हुआ अपने ऊपर कि मैं, मोबाइल मेरे पास था, मैं वीडियो ही बना लेता, लेकिन उस वक्त हालत ऐसी थी कि मुझे तो वीडियो की भी होश नहीं थी। उसके बाद एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत सख्त सर्दी लगने लग गई है। मेरे पास कोई ऐसा बिस्तर नहीं था गर्म। मुझे इतनी शदीद ठंड लग रही थी कि मैं कांपने लग गया। मैंने बस वहां से बेडशीट जो थी उसी को अपने ऊपर लपेट लिया। अच्छी खासी मुझे कपकपी तारी हो गई। फिर एकदम से ऐसा लगा जैसे हमारे घर की छत के ऊपर से छन छन की आवाजें आ रही हैं, हूबहू वही आवाजें जो बाहर गली में आ रही थी। वो छन छन की आवाजें बिल्कुल जैसे दरवाजे के पास आई हो, और कमरे के दरवाजे को कोई धकेल रहा था। जिस वक्त कमरे के दरवाजे को कोई धकेल रहा था, वाज़ेह तौर पर ऐसे लग रहा था जैसे हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है। मैंने तो अपना आप ऐसे दबा लिया, अपना सांस भी ऐसे मुंह पर हाथ रख के रोका हुआ था कि मेरी सांस की आवाज भी उस तक ना जाए। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। थोड़ी देर जब गुजरी, उसके बाद ऐसा लगा वो जो कोई भी था वापस चला गया हो। मुझे नहीं पता मेरी कब आंख लगी, कब मैं सुबह जागा। मैंने घर वालों को सारी बात बताई। सबने मुझे बहुत ज्यादा डांटा कि तुम क्यों उस तरफ गए थे, तुम क्यों जाकर वहां पर खड़े होते हो, तुम्हें मना किया, तुम्हारे पीछे कोई चीज लग जाएगी, ये तुम्हारा वहम था जो छत के ऊपर से तुम्हें आवाजें आई, हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन मैं काफी टाइम नीचे रहा। फिर शाम के बाद मैं ऊपर गया, अपने कमरे में जाकर बैठा। अभी मुझे कमरे में बैठे हुए थोड़ी देर हुई थी। सामने मेरा स्टडी टेबल था, उसके ऊपर मेरी कुछ बुक्स पड़ी हुई थी। मैं मोबाइल यूज कर रहा था। एकदम से मेरी वो सारी टेबल की बुक्स नीचे गिर गई, जैसे वाज़ेह तौर पर किसी ने हाथ मारकर गिराई हूं। मैं डर गया, ये बुक्स कैसे गिर गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल टेबल के सेंटर से बुक्स नहीं गिर सकती। मैंने बुक्स उठाई, उसके ऊपर रखी, फिर जाकर बेड पर बैठ गया। उसके बाद तो दोबारा बुक्स नहीं गिरी। फिर मैं नीचे गया, मैंने खाना वगैरह खाया, मैं छत पर आ गया। आज मैं उस कोने की तरफ नहीं गया। मैंने सोचा था कि मैंने उस तरफ जाना ही नहीं है। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटा, मुझे नींद से आने लगी, मैं सो गया। आधी रात को मेरी आंख खुली इस आवाज के साथ कि जैसे बाहर कोई दस्तक दे रहा है दरवाजे पर। बिल्कुल मध्यम मध्यम सी दस्तक थी, और हाथ में कांच की चूड़ियां भी थी। जिस वक्त मेरी आंख खुली, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी, शदीद मेरा दिल धड़क रहा था, और बाहर से आवाजें आ रही थी। अच्छी खासी उसने दस्तक दी। मैं बहुत डर गया, आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गया। जो ही आयतुल कुर्सी पढ़ी, दस्तक होना बंद हो गई। चूड़ियों की छन छन भी नहीं आई। ऐसे लगा जैसे कोई शायद यहाँ से चला गया हो। अगले दिन मैं जागा और मैंने अम्मी अबू से ये कहा कि मैंने ऊपर नहीं सोना अकेले, मुझे डर लगता है। रात भी कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, तो अम्मी ने कहा ठीक है तुम ना सो, ऊपर नीचे सो जाया करो। अगले दिन मैं ऊपर छत पर गया ही नहीं। पूरा दिन मैं छत पर नहीं गया। जिस वक्त 10:30-11 बजे का टाइम हुआ तो मैं ऊपर से अपना पिलो लेने गया था। मुझे आदत थी जिस पिलो पर मैं सोता था उसके अलावा मुझे नींद नहीं आती थी। वो ऊपर वाले कमरे में था। मैं ऊपर वाले कमरे से अपना पिलो लेने गया। जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था, कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो बिल्कुल सामने कोने में मेरे बेड के पास कोई बैठा हुआ था। काला स्याह वजूद था।
ऐसा जैसे कोई घुटनों के बल बेड के ऊपर बैठा हो। ये बिल्कुल भी कोई मेरा वहम नहीं था, कोई ये नहीं था कि मैं वहम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा, लाइट ऑन की, वो गायब हो गया। मैं इतना चिल्लाया, चीखें मारता नीचे भागा। उसके बाद से जिस रात मैंने उस मखलूक को देखा, मैं नीचे गया, मैं डरने लग जाता था। ऊपर वाले कमरे में तो फिर सोने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। उसके बाद भी मैंने ऊपर सोने की कोशिश की तो मुझे कोई रात भर सोने नहीं देता था, डराता था, सर पर कोई दबाव डाल देता था, जैसे मेरे सर को कोई बहुत जोर से दबा रहा हो। मैं फिर आधी रात को नीचे भागता था, जैसे कोई बिस्तर को छेड़ता है, कोई कंबल को हटाता है। वाज़ेह तौर पर ऊपर वो थे, अंदर बैठे, अगर दिन के वक्त भी बैठे हैं तो सब भी हलचल होती थी, चीज़ों को छेड़छाड़। नीचे सोता था तो नीचे भी मुझे कई बार डर लगा, कई बार मुझे महसूस हुआ कि जैसे नीचे भी मेरे ऊपर असर है। फिर मेरे अम्मी अब्बू मुझे एक साहिबन के पास लेकर गए। उन्होंने जब दम किया तो उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर थोड़ा सा साया हो गया उस मखलूक का। जिस वक्त ये वहां पर गया, जब वो कुत्ते के ऊपर हमला कर रही थी, इसकी किस्मत अच्छी है जो ये बच गया, वरना उसने इसके ऊपर भी हमला कर देना था, क्योंकि वो उस वक्त हावी थी, वहां पर मौजूद थी, वहां पर किसी चुड़ैल आफत का बसेरा था उस कोने में, जिसने उस कुत्ते को भी मारा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मैंने उनसे दम करवाया, काफ़ी दिन जाके दम करवाया, तब मैं ठीक हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया था ऊपर वाले कमरे में नहीं सोना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऊपर वाले कमरे में सोएगा वो नुकसान पहुंचा देगी, हावी हो जाएगी, और अगर एक दफ़ा इसके ऊपर हावी तो दौरे पड़ने लग जाएंगे। फिर मैं नीचे सोने लगा, फिर एक दो जगह पर और गया, वहाँ पर मैंने तावीज़ लेकर गले में पहना, फिर मैं मुकम्मल ठीक हुआ। फिर कुछ अरसे बाद हमने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि रात भर ऊपर से आवाज़ें आती थी। पहले तो किसी के चलने की आवाज़ें आती थी, ईंटें गिरने की आवाज़ें आती थी, कोई ऊपर भाग रहा है जैसे ऐसे लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम होना शुरू हो गया कि ऊपर से कोई बोलता था, किसी औरत के बोलने की आवाज़ आती थी छत से, और वो इतनी आवाज़ें होती थी, इतनी आवाज़ें होती थी कि हम लोग डर जाते थे। नीचे सोए हुए कमरों में सुनाई देती थी। उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया। इतना डर लगता था कि जैसे वो नीचे आ जाएगी। ये खौफ इंसान पर बहुत ज़्यादा होता है कि जिस घर में वो रह रहे हैं वहाँ पर कोई और मखलूक आती है। और वो गली वाली मखलूक रात को हमारे घर आने लग गई थी छत के ऊपर। उस कमरे में तो बहुत ज़्यादा बसेरा हो चुका था उसका, जिस कमरे में मैं सोता था। शुक्र है अल्लाह का मुझे दौरे नहीं पड़े, मेरे ऊपर वो हावी नहीं हुई। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, अभी भी हम लोग भेरा में रहते हैं। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं उसे कभी भी नहीं भुला सकता। कभी भी हमें ऐसी चीज़ों की तरफ भाग कर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो या जिन्नात हो, क्योंकि अगर एक दफ़ा वो हावी हो जाए तो वो बहुत नुकसान पहुँच जाते हैं। मैं सो नहीं सकता था, 1 साल मेरी ये हालत रही। मुझे पता ही नहीं था सोना क्या होता है, खौफ तारी रहता था। सोता था तो वो डराने लग जाते थे। फिर जब मेरे गलों में तावीज़ आए, मैंने अपनी हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी का हिसार शुरू किया, 4 कुल पढ़े, तब जाकर मैं सो सका। बहुत शुक्रिया अली आपका। जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, मजाक समझते हैं, ऐसी जगहों पर चले जाते हैं या ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं देखने के लिए, महज देखने के लिए, फिर वो बहुत नुकसान उठाते हैं। अल्लाह ना करे जब ये चीज़ें पीछे लग जाएं या हावी हो जाए तो ये बात सच है कि उस इंसान की ज़िंदगी चीरन कर देते हैं। हमेशा अल्लाह से रहम मांगा करें, जब भी नमाज़ पढ़ते अपनी खैर सलामती की दुआ मांगा करें कि अल्लाह हम सबको जिन्नात के हमलों से, जिन्नात की दोस्ती, उनके शर से महफूज रखे। ना तो इनकी दोस्ती बेहतर होती है, ना ही इनकी दुश्मनी बेहतर होती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनमें और हमारे दरमियान एक पर्दा और एक फ़र्क रखा हुआ है। ये थी आज की नौशीन स्केरी स्टोरी की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinweek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। माह रमज़ान में अपने लिए बहुत दुआएं मांगें, इबादतें करें,
मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। अल्लाह पाक इनको कबूल करे, हमारी बातों को, हमारे रोज़े को अल्लाह पाक कबूल और मंजूर करें, आमीन। और इस मुबारक महीने के सदके हमारी सभी दुआएं कबूल हों। इन ढेरों दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। जब भी दुआ मांगते हैं अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखा करें। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।